नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बेहद बड़ी खबर से। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार 3 दिन से दिल्ली में हैं और राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। शरद पवार के घर मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार। निधिश्री झा मेरी सहयोगी जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। निधिश्री, लगातार 3 दिन के दौरे पर है नीतीश कुमार और हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मिलने जा रहे हैं, लेकिन शरद पवार चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के। ऐसे में उनसे मिलना कितना अहम और क्या जानकारी निकल कर बाहर आ रही है, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? जी बिल्कुल शोभना, देखिए अब से कुछ ही देर पहले 10 मिनट हुए हैं जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने के लिए और आज नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आखिरी दिन है। कल नीतीश कुमार वापस पटना के लिए निकल जाएंगे और आपको याद होगा पहले दिन जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। कल 6 नेताओं से मुलाकात की है विपक्ष के, चाहे सीपीआईएम हो जाए या फिर मेदांता में भर्ती है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की। देर शाम उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की और आज शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकूं, ये शरद पवार का घर है और इंतजार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि आज ही शरद पवार दिल्ली लौटे हैं और नीतीश कुमार यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और देखिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार सबसे मुलाकात के बाद जितनी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की उसके बाद वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और रिन्यू कर रहे हैं अपने रिश्तों को। बार बार वो ये दोहरा रहे हैं कि आखिरी बार जो मुलाकात हुई थी वो इस ऑफिस में आए थे, तो वो जो पुराना रिश्ता उनका रहा है विपक्षी नेताओं से, चाहे सीताराम येचुरी से जब मुलाकात करके लौटे, डी राजा से मुलाकात करके लौटे, मुलायम सिंह यादव से जब उन्होंने मुलाकात की अस्पताल में, तो बार बार अपनी पुरानी यादों को जो है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है कि अब इस बार चूंकि बिहार में जैसे सत्ता का उलटफेर हुआ है उसके बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली दौरे पर आए हैं, तो एक वैलिडेशन की जो बात हो रही है कि स्वीकार्यता क्या नीतीश कुमार की विपक्षी, यही बड़ा सवाल है निधिश्री। हम सभी जानते हैं कि विपक्षी एकता की बात कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन नेता कौन होगा? क्या ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी इन छोटे दलों के साथ आकर नेता पद पर सहमति बना पाएगी? यही बड़ा सवाल। अब बात करेंगे राजस्थान का रेगिस्तान, लाशों का मैदान बन चुका है। ये लाशें किसकी और किसकी हैं? बल्कि गायों की हैं। जरा सोचिए, जहां हर रोज 200 से 300 गायों की लाशें गिर रही हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री देश जोड़ने के लिए निकला हुआ है। और हम आपको बता दें कि जिस मातृभूमि में हम गाय को माता मानते हैं, उनकी जानें जा रही हैं और सरकार सो रही है। आज लंपी वायरस के शिकार गाय, राजस्थान का मरघट और बच्चों के दूध के संकट पर मातृभूमि में करेंगे चर्चा। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ हमने की है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाय जो कि हजारों लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, लंपी वायरस के चलते जान जा रही है इन गायों की। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन के जरिए इन तस्वीरों को लिया गया है। कैसे लाशें बिछी हुई हैं इन गायों की, ये आपके सामने है। गायों का कब्रिस्तान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। सवाल यही कि सरकार कब जागेगी इस वायरस को लेकर, कब इन गायों को मरने से बचाया जाएगा? दूध का संकट खड़ा हो गया है। छोटे बच्चे जो हैं वो गाय का दूध पीते हैं। इतनी गायों की मौत हो रही है, उसके चलते राजस्थान में दूध का संकट खड़ा हो गया है। और हम आपको बता दें कि बीकानेर में गायों के शवों को लेकर ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। डंपिंग यार्ड में लंपी वायरस से मरे मवेशियों के शव लाने का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पर बीकानेर के नगर निगम जो आयुक्त हैं, उनका कहना है कि डंपिंग यार्ड में मवेशियों के शवों को ठेकेदार लाते हैं और वही यहां उनकी खाल भी निकालते हैं। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है।
तो सियासत पूरे जोर शोर से चल रही है राजस्थान में। मुख्यमंत्री जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। गाय मर रही है, बदबू फैल रही है, पीने का जो दूध है छोटे बच्चों का वो उनको नहीं मिल पा रहा है, उसकी शॉर्टेज हो गई है। इसी बड़ी खबर पर हमारे रिपोर्टर मनीष कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ेंगे। बीकानेर के जोटबीट डंपिंग यार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। नीचे दूर दूर तक फैले गायों के शव और ऊपर आसमान में मंडराते गिद्ध। ये तस्वीर देखकर आपका भी दिल सहम जाएगा। दरअसल इस इलाके का विकास गिद्ध संरक्षण एरिया के तौर पर किया गया है। पिछले 50 सालों से यहां मृत पशुओं को लेकर ठेके दिए जाते हैं। हर रोज यहां 100 से ज्यादा मृत पशु लाए जाते हैं और यही वजह है कि करीब 5 किलोमीटर के दायरे में दुर्गंध फैली रहती है। बीकानेर का यह डंपिंग यार्ड काफी लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन यहां लंपी से मरे पशुओं को लाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? नगर निगम प्रशासन की यह गलती है या फिर ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार हैं? नगर निगम का कहना है कि लंपी से मरे पशुओं के शवों के निस्तारण के लिए पहले से ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये लापरवाही की तस्वीरें अब सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि लंपी से मरे पशुओं को डंपिंग यार्ड की जगह दूसरी जगहों पर जमीन में दबाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मरी हुई जो गायें हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं, बदबू फैल रही है, किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया है। जोटबीड़ में पशुओं को डालने के लिए चिन्हित स्थान है और यहाँ पर जो शहर में जो भी पशु मरते हैं यहाँ लाके और ठेकेदार उसकी खाल आदि निकालता है और फिर हड्डियाँ सूखने के लिए छोड़ता है और फिर महीने भर में जब हड्डियाँ सूख जाती है तो उनको इकट्ठा करके और वो अपने मार्केट में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे 800,000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं। उसी स्थान का फोटो इन्होंने पब्लिश किया है। तो आयुक्त नगर निगम को आपने सुना। इसी बड़ी खबर पर मनीष शर्मा बीकानेर से एबीपी न्यूज रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का भी एक पैनल आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। सुमित गोदारा जी जो कि बीजेपी के विधायक है बीकानेर से, अतुल लोढ़े पाटिल जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, और डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के। मनीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो आयुक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक अलग से जगह दी गई है, तो अब आयुक्त ने तो अपनी बात कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अगर लंपी से पीड़ित गायों की लाशें इस डंपिंग यार्ड में पहुंच रही हैं, इस डंपिंग ग्राउंड में पहुंच रही हैं, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? शोभना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नगर निगम आयुक्त तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्योंकि इस तरीके का काम सीधे तौर पर नगर निगम के अधीन आता है। अब अगर नगर निगम आयुक्त की बात को कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि केवल मृत पशुओं को यहाँ लाया जाता है, लेकिन ये तस्वीर झूठ नहीं बोल रही। तस्वीर में जो मृत गायों की संख्या है वो खुद नगर निगम के जो आयुक्त महोदय बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। इस पूरे इलाके में 5 किलोमीटर तक जिस प्रकार मृत गायों के शव पड़े हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि लंपी से पीड़ित और संक्रमित गायों को यहाँ लाकर पटका जा रहा है, जिससे कि और ज्यादा संभावना है कि दूसरी कई बीमारियां फैल जाएं। साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं कि जो लंपी से गायों की मौत होती है उनको दबाया जाए, लेकिन यहाँ पर उस नियम की भी खुलेआम उल्लंघन और अवहेलना हो रही है। नगर निगम बीकानेर अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। ये सीधे तौर पर उनका काम है कि निगरानी रखी जाए। मृत पशुओं की आड़ में यदि लंपी पीड़ित गायों को यहाँ लाया जाता है तो इससे बड़ी एक लापरवाही हो ही नहीं सकती। जी शोभना। ठीक है मनीषा, बने रहिए। अतुल लोढ़े पाटिल साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, और राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। अतुल लोढ़े पाटिल साहब, कौन जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या अफरा तफरी है, और ये बीमारी अगर और पशुओं में फैल गई तो आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट्स होंगे वो भयावह होंगे। कौन जिम्मेदार? अरे शोभना जी बराबर है, सरकार है उसे सवाल तो पूछे ही जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल मोदी जी और आईसीएमआर से पूछा जाना चाहिए। 2020 में जब ताइवान में लंपी डिसीज पहली बार आया था, काफी गायों की वहां मौत हुई थी, वहां पर एक वैक्सीन का निजात हुआ है, का इंडियन वर्जन अब तक आया नहीं है, उसी चल रहा। हम क्या कर रहे हैं अभी, उनको जो वैक्सीन दी जा रही है वो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स जो है वो वैक्सीन दे रही है जो कारगर साबित नहीं हो रही है। तो सबसे पहले गायों को बचाना जरूरी है और उसके लिए वैक्सीन जरूरी है, और वो वैक्सीन बनाएगी आईसीएमआर। तो आईसीएमआर ने ताइवान से कोऑर्डिनेट करके वैक्सीन अगर अवेलेबल करती होती तो इतनी मौतें होती नहीं। अब नगर निगम ने अगर कुछ चूक की है तो उसकी इंक्वायरी करके उन्हें सजा दी जाएगी। और दूसरी बात रही, आप दूध का भी बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दो, जीएसटी से हटा दे, बच्चों का दूध है वो, बच्चे दूध पीते हैं, सस्ता होना चाहिए, तो ये भी बात होनी चाहिए ना।
ये तो बात होती नहीं है। दिक्कत ये है ना, तो लोढ़े साहब के एक दूसरे को टोपी पहनाते रहिए, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ट्रांसफर करते रहिए। ऐसा है शोभना जी एक बार तो आईसीएमआर को बोल दीजिए, कांग्रेस को तो आप बोलते जा तो रही हूँ सुमित गोदारा के पास मैं जा रही हूँ। अरे नाराज मत होइए, मैं सुमित गोदारा के पास जा रही हूँ। जवाब दीजिए सुमित गोदारा जी, वैक्सीन नहीं मिली है गायों को और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में मौत हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। शोभना जी, राजस्थान सरकार ने 10.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया और 5.5 लाख वैक्सीन उन्हें मिले हुए आज 15 दिन हो गए हैं और अभी तक पूरा वैक्सीन का उपयोग राजस्थान सरकार कर नहीं पाई है। और बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही विषय उठाया है। राजस्थान आज त्रस्त है, हर जगह आम जन की यही आवाज है कि कम दवाइयों तो हमें नहीं दिला सके गलोजी, पर कम से कम समाधि तो दिला दो। ये हाल है। ये सिर्फ बीकानेर शहर का नहीं है, मैं ग्रामीण क्षेत्र, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां बताऊं 50,000 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है 12 स्टेट में मेरे क्षेत्र में। और वैक्सीन जो है वो शिप पॉक्स और गोट पॉक्स की है, वैक्सीन लंपी की वैक्सीन नहीं दी है। बात तो सुन लेते हैं ना, बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आप जानते हैं कि समय की बर्बादी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बात पूरी कीजिए अपनी। आप ये वैक्सीन आईसीएमआर ने डेवलप कर दी है लंपी स्किन की, और आप इस पे थोड़ा रिसर्च करके आइए। आप राष्ट्रीय चीज पे बोल रहे हैं और इसका हमारे बीकानेर के आईसी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी से करके और हिसाब से वहां से डेवलप करी है, वही कर रहे हैं। गोट शॉप वैक्सीन तो सरकार ने बैन नहीं कर दी है, इसमें यूज के लिए सरकार ने मना किया है। आप शायद अपने तथ्य सही नहीं लेकर आए। जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं बिना तथ्य के, वैसे आप बिना तथ्य लेकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी पे मत जाइए। डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डॉक्टर शर्मा, और वेटरनरी अध्यक्ष है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के आप। क्या इस वैक्सीन की कमी के चलते, इस वैक्सीन के समय पे ना मिलने की वजह से इन गायों की मौत हो रही है, और जिस तरीके से इनका जो डिस्पोज ऑफ है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्या आप इसको एक बड़ा खतरा मान रहे हैं? जी नमस्कार शोभना जी। ऐसा है कि जैसा कि अभी बता रहे थे कि ये जो है डिसीज है आपका लंपी स्किन डिसीज, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैल रहती थी और 2019 में उड़ीसा, झारखंड और इसमें इनका रिपोर्टेड हुई थी। उस वक्त इतना मॉर्टेलिटी इसकी नहीं हुई थी, लेकिन अभी इस प्रकार 2022 में जिस प्रकार से डिसीज आई है, पॉक्स वायरस की डिसीज है और इस पर वैक्सीन बना ली गई है और वाक़ात आईसीआर ने बनाई है, उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। दूसरा, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो है राज्यवार मॉर्टेलिटी अलग अलग है। राजस्थान में मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई है। उसका एक कारण जो शोभना जी है, मैं आपको एक बात ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये WHO ने भी कहा है कि आने वाले समय में हमें जो स्वास्थ्य है उसमें हमें एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट एक दृष्टि से देखना होगा। इसलिए अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे वेटरनरी का, उस पर सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिन राज्यों ने तत्काल ट्रीटमेंट व्यवस्था की, वैक्सीनेशन, गोट पॉक्स का जैसा बता रहे थे, ये चूँकि उसी सिमिलर डिसीज है। गोट पॉक्स के रिजल्ट अच्छे हैं। मेरे मध्य प्रदेश राज्य में, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई गई है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। और तत्काल भारत सरकार ने इस पर, आईसीआर ने मिलके इस पर वैक्सीन का इजाद कर दिया है। अब राज्य सरकारों को कर्तव्य बनता है कि मैं राजस्थान राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो उनके यहाँ वेटरनरी डॉक्टर्स की पोस्टिंग है, काफ़ी समय से वहाँ लंबित हैं, तो वेटरनरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। और ये जो है आने वाले समय में हमें सबको इस देश में, क्योंकि अभी ह्यूमन में जो न्यू इमर्जिंग डिसीज़ हैं जो आ रही है उसमें 75% जूनोटिक हैं, जो कहीं ना कहीं एनिमल से आ रही हैं। इसलिए हम सबको इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना होगा। केवल ह्यूमन हेल्थ आवश्यक नहीं है, वेटरनरी हेल्थ भी बहुत आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकारों से मेरा यही निवेदन है कि वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो वेटरनरी डॉक्टर्स, अभी क्या हो रहा है, कई जगह हम लोग वहाँ वेटरनरी डॉक्टर पहुँची नहीं गांव में, क्योंकि वहाँ मैन पावर है नहीं हमारे पास, तो हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए मेरा राज्य सरकारों की, राजस्थान कर खासकर, हाँ, बड़ी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हेल्थ
जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाहे ह्यूमंस के लिए हो यानी इंसानों के लिए हो और या फिर जानवरों के लिए हो, उसका बनना बहुत जरूरी है। तो लोड़े पाटिल साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि राजस्थान में वेटरनरी डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, फिर हम कैसे उम्मीद करें कि ये जो हेल्थ इश्यूज है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से चलेगा। वैक्सीन की बात आपने ठीक कही कि भाई वैक्सीन नहीं पहुंची है, चलिए वो एक शिकायत आपकी हो गई, केंद्र सरकार उसको करेगी, लेकिन अब ये जो डॉक्टर्स रखने वेटरनरी वो तो आप ही की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना, तो उसमें भी तो आप क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं आप डॉक्टर्स रख रहे हैं? देखिए अभी ये जो डेथ हुई है इसमें 12 स्टेट से और गुजरात में भी 2000 के करीब जो है डेथ हुई है, रिपोर्ट है मेरे पास। और शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस ये जो है हेट्रोलॉगस टाइप की वायरसेस के लिए है, और ये जो डिसीज है ये होमोलॉगस है। ये त्रिपाठी जी की रिपोर्ट है। त्रिपाठी जी जो आईसीएमआर में ये वैक्सीन सेक्शन है उसके डायरेक्टर है, जो मेन व्यक्ति है, वो बता रहे हैं। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप हम भी कर सकते थे। एमपी में बेरासिया में 150 गायों को मार दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज है भोपाल में। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों में क्या कमी है। आप अपने राज्य की बात कीजिए ना, गुजरात में जो कमी हुई है मैं पूछूंगी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल जवाब करूंगी। ऐसा है शोभा जी, ये बात गुजरात, राजस्थान और 12 राज्यों की नहीं है। ये बात तो गायों के और पूरे पशुधन जो है हमारा, सबसे ज्यादा पशुधन रखने वाला हिंदुस्तान है, तो पूरे पशुधन के जो हेल्थ की है, तो हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, हेल्थ की बात कर रहा हूं। ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन अगर अच्छे मात्रा में अवेलेबल होती तो आज गायों का जो संक्रमण जो हो रहा है वो संक्रमण नहीं होता। आज संक्रमण क्यों हो रहा है? तो ये फैक्ट है, वो विधायक है लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि शीप पॉक्स वायरस दे रहे हैं, गोट पॉक्स वायरस दे रहे हैं, तो इन्हें ये पता नहीं है, विधायक है ये। और अपोजिशन के विधायक जो मेन रोल प्ले करते हैं, जिन्हें पता होना चाहिए, उन्होंने जाना चाहिए। आईसीएमआर से अगर वैक्सीन उन्हें पता है तो लाना चाहिए, आखिर जान का सवाल है। और वो काफी हम उनका धार्मिक महत्व है, हम उन्हें माता मानते हैं, गौ माता को गौ माता कहते हैं, तो वो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलेंगे और फिर कुछ दफनाने का काम नहीं करते हैं। हम उन्हें माता जरूर मानते हैं, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन वो मरी हुई हैं, वो ऐसे ही खुले में पड़ी हुई हैं। न ठेकेदार की जवाबदेही तय हो रही है, न नगर निगम की जवाबदेही तय हो रही है, और वो तस्वीरें दर्शकों के सामने है। देखिए शोभना जी, जिसने भी गलती की है, जो भी ये गलती है, एक सम्मान होना चाहिए, चाहे पशु रहे चाहे इंसान रहे। ये कोई गंगा में बही हुई लाशों की बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश में गौ माता का हमारा ये लोग 20 रुपया देते हैं, ठेकेदार के पास 15 रुपया जाता है, 5 रुपया जाता है मध्य प्रदेश में सब जगह। हमारे यहाँ हम तो गोबर भी 2 रुपया में खरीद रहे हैं, 2 रुपया देके गोबर खरीद रहे हैं। तो जो सम्मान है, जाकर गौशाला देखिए, उसका कभी रिपोर्टिंग नहीं होगा। तो ये एक पॉलिसी जो है, एक नीति जो है, पूरे देश के लिए लागू करनी चाहिए। कि धार्मिक आस्था का जितना सवाल है उतना किसान का भी सवाल है, उतना सम्मान का भी सवाल है। और अगर नगर निगम ने कुछ किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, नहीं छोड़ा जाएगा किसी को। ठीक है, आइए सुमित गोदारा साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो राजस्थान में कांग्रेस से पहले तो बीजेपी की सरकार थी ना, जवाबदेही तो आप दोनों ही पार्टियों की बनती है। शोभना जी, पहले तो मैं जो प्रवक्ता महोदय ने बात की उसके बारे में ध्यान दूंगा। इन्होंने कहा लंपी स्किन की वैक्सीन नहीं आई। अभी आपने साइंटिस्ट महोदय का सुना, उन्होंने कहा लंपी स्किन की अलग वैक्सीन आ चुकी है, 2 महीने से आ चुकी है। डाटा तो पूरा लाया करो, प्रवक्ता रुके। आप कौन सी रिपोर्ट की? जब वैज्ञानिक साहब से पूछो ना, उन्होंने आपके सामने साइंटिस्ट कह रहे लंपी स्किन की वैक्सीन इजाद कर दी है भारत ने। भारतीय वैज्ञानिकों की गर्व करो, कुछ भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करा करो जिन्होंने वैक्सीन इजाद करी है। आप हर जगह बाहर की चीजों पे ही रखते हो, कभी देशी लोग वैज्ञानिकों ने कराए उन पर भी गर्व करना सीखो। आप वही लोग जो कोरोना की वैक्सीन आई, आपके नेता आप दोनों ने कुल मिलाकर डिरेल कर दिया इस डिबेट को। मैं पूछ रही हूँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, हर राज्य की मैं बात कर रही हूँ। इंसानों को कोविड में हमने इंसानी हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि गायों की लाश ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। जी शोभना जी, मैं राजस्थान में ये बयान है, वेटनरी डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है। अतुल जी बोलने दीजिए, सुमित गोदारा जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात गोदारा साहब। शोभना जी, हमारे यहाँ 4 साल वर्तमान कांग्रेस सरकार को हो गए, सारी वेटनरी पोस्ट की एक भी इन्होंने पोस्ट नहीं भरी। एलएसए जो पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट एलएसए कहते हैं, उन्होंने कोई भर्तियां नहीं ली। और आप विडम्बना देखिए, इस महामारी के समय कंपाउंडर एलएसए हड़ताल पर गए, राज्य सरकार ने उसका समाधान नहीं कर पाई। मतलब इनके पास
दवाइयाँ नहीं, इलाज नहीं। मैं यहाँ कहूँ कि आप नगर निगम नहीं, यहाँ के हमारे बीकानेर में सबसे ज्यादा पशुधन इस क्षेत्र में, रेगिस्तान में, संभागीय आयुक्त जैसे तो संभाग के अधिकारी वो एक दिन भी देखने नहीं गए कि गाय। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आरोप कोई कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि भाई वैक्सीन नहीं मिली इसलिए ऐसा हो रहा है। जवाबदेही इस बात पर नहीं कि लाशें कैसे बिखरी पड़ी हैं, कम से कम इन्हें डिस्पोज ऑफ तो ठीक से कीजिए। बीजेपी कह रही है कि सारी कमी कांग्रेस की है, कांग्रेस ठीक से राज्य को चला नहीं पा रही है। कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं और दुखद हैं। देश में आज इनकम टैक्स के छापों का दिन है। इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है कि इनकम टैक्स विभाग ने देश के बड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी के दफ्तर पर छापा मारा है। वित्तीय अनियमितता और फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग सेंटर फॉर पॉलिसी के दफ्तर में इस समय जांच पड़ताल कर रहा है। आज कई राज्यों में ये इनकम टैक्स रेट चल रही है। कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसको लेकर, ये जो वित्तीय अनियमितता है उसको लेकर ये इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। और वित्तीय अनियमितता और फंडिंग को लेकर इस समय जो छापा चल रहा है वो चल रहा है सेंटर फॉर पॉलिसी के दफ्तर में। मनोज वर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी, इस रेट पर नजर बनाए हुए। बताइए क्या अपडेट आपके पास मनोज वर्मा इस समय का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही देश भर में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। ये कार्रवाई हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में एक साथ जो हुई थी उसी से जुड़ी हुई है। साथ ही 20 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर एक जो संस्थान है उस पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ ये जो छापेमारी कार्रवाई है, देश के बड़े थिंक टैंक कहे जाने वाले सेंटर फॉर पॉलिसी के दफ्तर पर भी आईटी की जो टीम है वो मौजूद है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वित्तीय अनियमितताओं को लेकर और फंडिंग को लेकर आईटी विभाग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और छापेमारी लगातार अभी तक यहाँ पर जारी है। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम राज्यों में आज सुबह से ये इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं और इस समय ये सेंटर फॉर पॉलिसी के दफ्तर में चल रहा है आईटी का छापा। सुबह से क्या कुछ ऐसा मिल पाया है जिससे ये पुख्ता रूप से पता चले कि हाँ टैक्स की चोरी की गई है और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा ट्रांसफर होता है उसको लेकर अनियमितता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक आईटी विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें इस तरीके के जो पुख्ता प्रमाण है या फिर सबूत हैं वो इस तरीके के कुछ मिले हों। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह से ही देश भर में लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है इनकम टैक्स की वो चल रही है और अलग अलग जगहों पर चल रही है और अलग अलग चीजों को लेकर के चल रही है। तो फिलहाल अब की अगर मैं बात करूं तो जो सेंटर फॉर पॉलिसी का दफ्तर है उस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और बताया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितताओं और फंडिंग को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस छापेमारी के अंदर क्या कुछ सामने निकल करके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि आज इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर समेत देश के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापे शराब घोटाले, मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताबड़तोड़ छापे अभी तक जारी हैं। दिल्ली में आज एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर भी छापेमारी हुई है जिसका नाम भी आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। दिल्ली के मयूर विहार में जनराज पार्टी के दफ्तर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापा मारा है। इसके अलावा पार्टी से जुड़े अभिषेक कृष्णा नाम के सुप्रीम कोर्ट के वकील के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। इस पार्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। एबीपी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो इनकम टैक्स का एक अधिकारी बाहर ही मौजूद था, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस वक्त हम मयूर विहार के चिल्ला गांव के ऑफिस पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। जो दफ्तर है अभिषेक कृष्णा एक एडवोकेट का है और एक राजनीतिक पार्टी का जो दफ्तर है वो इसको बताया गया था और उस राजनीतिक पार्टी के जरिए जो इनकम टैक्स की चोरी की जा रही थी। आप देख सकते हैं अधिकारी मौजूद है। सर, आप लोग कितने लोगों की टीम यहाँ पहुंची है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। आरोप है कि जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनाकर चंदा लिया जाता था, फंड्स लिया जाता था और उसके जरिए जो पैसा था उसको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता था और इनकम टैक्स की चोरी की जाती है। और इसी तरह के आरोपों के बाद
उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और साथ ही देश के और कुछ राज्यों के अंदर लगातार जो इनकम टैक्स है वो छापेमारी कर रही थी। आज सुबह ही करीब 10 से 15 इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस को पहले ही सूचना दी गई थी, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनको यहां पर तैनात किया गया है। तो लगातार इनकम टैक्स की देश भर के आधा दर्जन से भी ज्यादा शहरों के अंदर कुछ छापेमारी इसी तरीके से चल रही है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो राजनीतिक दल बनाकर अवैध कमाई करने के मामले में इनकम टैक्स की टीमों ने लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। लखनऊ के हुसैनगंज स्थित छितवापुर इलाके में रहने वाले राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आज सुबह 6:30 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। 3 गाड़ियों में 8 अफसरों के साथ टीम के कई सदस्यों ने गोपाल राय के 3 मंजिला मकान की तलाशी ली। ये पता चला कि गोपाल राय राजनीतिक दल चलाने के साथ ही कई एनजीओ भी चलाते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनकी राजनीतिक पार्टी के साथ ही सभी संगठनों के आय व्यय का लेखा जोखा लिया है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर इस वक्त छापेमारी चल रही है। लखनऊ में ये उनका आवास है। उन पर आरोप है कि अवैध तरीके से फंडिंग की गई, पॉलिटिकल फंडिंग हुई और उस पैसे को ब्लैक वाइट किया गया। इस तरह के तमाम आरोप हैं और ये आरोप भी है कि कई अलग अलग एनजीओज बना करके उन्होंने काले धन को सफ़ेद किया। ये जो एनजीओज की आप बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड देख रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान इस नाम से एनजीओ है और उसमें बड़े बड़े माननीयों की तस्वीरें आप देखेंगे जो न केवल प्रदेश सरकार के बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कई सारे बड़े आईपीएस अधिकारियों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। पुरस्कार देने की, राष्ट्र गौरव सम्मान देने की बात की गई है और इन्हीं के दम पर, इन्हीं के रसूख के बूते गोपाल राय कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी का जो कारोबार था वो करता था। उसके लिए इन्हीं एनजीओज का इस्तेमाल करता था, साथ ही साथ अपना जो राजनीतिक दल है उसका भी इस्तेमाल करता था। मैं तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा कि ऊपर की ओर जो इसके जो घर है गोपाल राय का, उसके बाहर आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग एनजीओ के नाम लिखे हुए हैं। कहीं पर गौ सेवा से जुड़ा हुआ खुद को दिखाया है, तो कहीं प्राविधिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ दिखाया है, प्रबुद्ध महिला शिल्पकला केंद्र उसके बारे में दिखाया गया। देखिए इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही। भीतर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि भीतर की ओर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं कि जो उनके पास दस्तावेज हैं, जो प्रमाण मिले हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी गोपाल राय के घर पर, उनके प्रतिष्ठान पर चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहा है। देर शाम तक उम्मीद है छापे की चलने की, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उसी के बाद जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से काले धन को सफ़ेद किया जाता था। कुल मिलाकर के अभी गहमा गहमी की स्थिति है। आयकर विभाग के अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दावा जरूर कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ बड़ा गोलमाल मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं काला रे, गेम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। मेरे और आपके पास एक एक पाई का हिसाब जो है वो हमें सरकार को देना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है इसको जरा आप यहां समझिए। पहला जो तरीका है वो है कैश फॉर्म में, यानी पैसों के फॉर्म में आप फंडिंग कर सकते हैं राजनीतिक दलों को। दूसरा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जब खुलते हैं एसबीआई से तो आप इन बॉन्ड्स के जरिए इन राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है विदेशी कंपनियों से डोनेशन। तो ये पूरा पॉलिटिकल फंडिंग कैसे की जाती है, अब इसमें कैसे घोटाला होता है, यही बड़ा सवाल, क्योंकि आरटीआई के दायरे में ना पॉलिटिकल फंडिंग आती है तो किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जनवरी 2022 में एसबीआई से जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं वो 1213 करोड़ रुपए के बिके हैं, यानी 1213 करोड़ रुपए जो है वो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके फंड में, उनके खाते में जमा हुआ है। एसबीआई से जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं वो 9,207 करोड़ रुपए के बिके हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक दल हैं इनको कितना चंदा मिलता है ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल फंडिंग में क्या है घालमेल, आज क्योंकि इनकम टैक्स के छापे ताबड़तोड़ तरीके से चल रहे हैं, कैसे काले का सफेद किया जाता है, इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ेंगे।
तो काला रे, जो पूरी जो पॉलिटिकल फंडिंग है, काला रे गेम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग है, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, जो काले को सफेद करने का खेल चल रहा है, आज पूरे देश में इनकम टैक्स के रेट्स चल रही हैं। इसी को लेकर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह नेता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल पाटिल जी प्रवक्ता है कांग्रेस के। आरपी सिंह जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आम आदमी की एक एक पाई का हिसाब आप लोग रखते हैं। अगर एक पैसे का हम उधार लें, एक पैसा हम खर्च करें, सारा हिसाब आपके पास, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर कोई आरटीआई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई हिसाब खाता नहीं। क्या कहेंगे आप? ये जो आज हो रहा है, ये जवाबदेही तो हो रही है। ये जो फर्जी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर बड़े बड़े धंधा सेठों का पैसा काले का सफ़ेद और उसके बाद उसको अपना पैसा काले का सफ़ेद करती हैं, और इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ सेटअप्स हैं, वो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को खर्चा करने की छूट है, उस खर्चे के अंतर्गत वो जो अपना काले का पैसा सफ़ेद करके उसको इस्तेमाल करती हैं। दिखता है कि ये खेल बड़ा है, और इसके अंतर्गत मुझे लगता है लगभग 111 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐसी जो आज उसमें दायरे में हैं। टोटल मिलाकर 198 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जिनको इलेक्शन कमीशन ने अंडर कैटेगराइज किया है, और ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी राजनीति के नाम पर लोगों से चंदा लेकर वो कभी कोई चुनाव लड़ना नहीं, कोई चुनाव लड़े तो सिर्फ एक फर्जी नाम के लिए कोई कागज भर दिया, एक अपनी एंटिटी बजाय रखने के लिए कर दिया। अन्यथा ये कोई सीरियस राजनीतिक दल नहीं है। और जब से मोदी सरकार आई है तब से ये तय है कि देश में भ्रष्टाचार रहने नहीं दिया जाएगा, वो किसी स्तर पर हो, वो राजनीतिक दलों में हो, वो इंडिविजुअल व्यक्तियों पर हो, वो सरकारों में हो, जहां पर भी हो, सबके सब खोद कर निकाले जाएंगे, और सबके सब जो पब्लिक का पैसा है जिन पे टैक्स लगना चाहिए उन पे टैक्स भी लगाया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अतुल जी, आज जो रेट्स चल रही हैं वो ठीक कर रही है आईटी डिपार्टमेंट। इस तरीके के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो काले को सफेद कर रही हैं, या नियत कुछ और? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नियत तो कुछ और। मैं बताता हूँ ना आपको, ये अगर पॉलिटिकल फंडिंग की बात है तो जो पहला एक्ट था पॉलिटिकल फंडिंग का, उसमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता था, और प्रॉफिट के 7% से ज्यादा आप दे नहीं सकते थे, दिखाना पड़ता था। अब ये पॉलिटिकल फंडिंग जो है 80% भाजपा को होती है, तो उन्होंने कानून चेंज किया। कानून चेंज करके इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लाए हैं, वो बॉन्ड्स में आप बता नहीं सकते किसको दे रहे हैं, और आपको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा पहला फ्रॉड है। तो मोदी जी की अगर मंशा है भ्रष्टाचार हटाने की, तो जो कानून इतना ओपेक है, जो कानून में पारदर्शिता नहीं है, उसको लाके 80% फंडिंग एक ही पार्टी की तरफ जाना है। आपने दिखाया इतना फंडिंग हुआ है, खुलता है बार बार इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है जनवरी में खुलता है, 2-3 महीने के बाद खुलता है, तो वो 80% भाजपा की तरफ जाता है। तो फिर वो उसकी पारदर्शिता मोदी जी ने रखनी चाहिए ना। पहले उदाहरण है अपने से देना चाहिए। अरे मतदान भी तो उन्हीं की तरफ जा रहा है ना, सभी राज्यों में भी तो सरकार उन्हीं की बन रही है, इसका मतलब उनको ही चंदा ज्यादा भी मिलेगा, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना आपको। अतुल जी, यहाँ नहीं, शोभना जी मैंने क्या कहा वो समझ लीजिए, और अच्छे से सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि इस जो ओपेसिटी जो है, जो अपारदर्शकता जो है, उसको पारदर्शक बनाइए। क्या है ना, 100% उनको फंडिंग जाए, हमारी मंशा है, मनोकामना है, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है कि सारी फंडिंग मोदी जी को जाए। लेकिन बताए तो, डरते क्यों हो, छुपाते क्यों हो, ऐसा कानून क्यों लेके आते हो जिस कानून में दिखता है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये तो आम आदमी की भी मांग है। बिल्कुल अतुल जी, और ये तो आम आदमी भी। छोटा सा जवाब आरपी सिंह जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए, आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं ले आते हैं इसको? जी, मैं बताता हूं क्या कारण है। जो घराने या जो इंडिविजुअल्स, जो लोग फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज की करते हैं, बाद में जो लोग सत्ता में आते हैं या रह जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं। इसलिए बॉन्ड का प्रोसेस शुरू हुआ था ना जी। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, किसी एक मुख्य व्यक्ति ने बीजेपी की फंडिंग कर दी, तो कल जब सरकार इनकी आएगी तो उनको टारगेट करेगी, उनको तंग करेगी। ये
ये एक प्रोसेस है ताकि ठीक है, जो लोग लेकिन आम आदमी ये चाहता है कि जब हमारी पाई पाई का हिसाब लिया जाता है तो आप राजनीतिक दलों को भी यह हिसाब खाता साफ रखना चाहिए और जनता को, देश के वोटर को यह हिसाब खाता बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। ये बड़ी खबर दिल्ली से सटे नोएडा के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 18 मार्केट की एक बिल्डिंग में बड़ी आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सेक्टर 18 जो कि नोएडा का काफी पॉश इलाका है, अट्टा मार्केट इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक इमारत में ये आग लगी है। भीषण है ये आग। ये उगता हुआ काला धुआं इस बात को बयान कर रहा है कि आग कितनी भयावह है। 3 मंजिलें जो है वो पूरी तरह लपटों की चपेट में है। दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची हुई हैं। प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। सब जो आसपास की इमारतें हैं उन तक आग ना पहुंच जाए इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अच्छी खबर ये है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ लाखों रुपए के नुकसान की खबर जरूर मिल रही है। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।